हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कि कई सारी महिला को यूरिन के रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम होते हैं जिनका उनको पता ही नहीं चलता है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। अभी ओपीडी में कई सारे इतने पेशेंट आते हैं उसमें से पर्टिकुलर महिलाएं जिनको पता ही नहीं रहता है कि उनको यूरिन को रिलेटेड इतना सारा प्रॉब्लम है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि कई सारी महिलाएं रहती है कि जब वो पेशाब खांसी करती है या कोई भारी चीज़ उठाती है या कोई पोछा करती है या कफ सर्दी खांसी हो जाती है, तब अगर छींक भी आती है तो पेशाब छूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बार हमने देखा है, जैसे मैंने रूटीन अभी ये 15 साल के प्रैक्टिस में देखा है कि महिलाओं को लगता है कि छींक आने पे जो पेशाब छूटता है या तो कभी कभी उनको बार बार यूरिन पास करने की फील जो आती है, अर्जेंसी जो आती है, यह सब नॉर्मल है। और जब भी ऐसा वक्त आता है कि उनको कोई सोशल फंक्शन वगैरह में भी जाना है, तब उनको तकलीफ़ आती है कि वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, तो जाते जाते ही पेशाब छूट जाता है और जाने के बाद भी उनको फील होता है कि पेशाब अभी भी इनकम्प्लीट हुआ है। सो यह जो सारे सिम्टम्स जो है, इसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है, यानी कि पेशाब रोकने में तकलीफ़ होती है या तो पेशाब ऑटोमेटिक छूट जाता है। जैसे आप जैसे डॉक्टर भूमि ने बताया कि भारी सामान उठाते हैं, पोछा करते हैं या तो सर्दी ज़ुकाम अगर हो गया है, तो वह समय पे भी थोड़ा थोड़ा पेशाब छूटता है। और अगर यह चीज़ को आप इग्नोर करते हो तो वह सीवियरिटी उसका बढ़ सकता है। और बेसिक जो प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है कि नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर, जिसे पेशाब का जो थैली रहता है, वह थैली का जो मुख बोलते हैं या तो नेक बोलते हैं हम लोग, नेक ऑफ द ब्लैडर, और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, तो यह जो है इसका नॉर्मल जो पोजीशन रहता है कि वह नॉर्मली एब्डोमिनल होता है, यानी कि एब्डोमिन के पार्ट में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चर्चा वो करेंगे कि जिन जिन महिलाओं को जैसे नॉर्मल डिलीवरीज हुए हैं, 2-3 नॉर्मल वजाइनल बर्थ हुए हैं, ओबेसिटी वगैरह है, तो ऐसी महिलाओं में क्या होता है कि यह जो लेवल ऑफ ब्लैडर, नेक और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा जो है उसका पोजीशन नीचे आ जाता है, यानी कि वो पेल्विक ऑर्गन हो जाता है रादर देन एब्डोमिनल। तो उसकी वजह से उनका जो कंट्रोल रहता है पेशाब पे वह चला जाता है और जो ब्लैडर में जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे छींक आती है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और ब्लैडर का प्रेशर ज़्यादा रहता है रादर देन मीन यूरेथ्रल प्रेशर। सो इसकी वजह से जब भी छींक आती है तो थोड़ा सा पेशाब छूट जाता है। तो मेन जो प्रॉब्लम जो रहता है, जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, वह यह रहता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किस एज में ज़्यादा दिखने को मिलता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए मेन जो चीज़, जैसे मैंने अभी बताया, एनाटॉमिकल उसका जो प्रॉब्लम उसमें रहता है वह, सो कोई स्पेसिफिक एज हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जनरली ओल्ड एज, जैसे जैसे आपके जो मसल्स वगैरह हैं, जो लिगामेंट्स हैं, वह सब वीक होने लगते हैं, या तो जिन महिलाओं को मोर देन 2 नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज हुए हैं, ओबेसिटी है, जो एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जिनका BMI मोर देन 30 है, इन पेशेंट में भी यह प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल की जिनकी पीरियड जिनके चले गए हैं, उनको भी यह प्रॉब्लम आने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और जो पेशेंट है कि जिन्होंने मोर देन 4 kg वेट का बच्चा उनको डिलीवर हुआ है, या तो उनकी फॉरसेप डिलीवरी हुई है, वैक्यूम डिलीवरी हुई है, और वह समय पे अगर कोई ट्रॉमा वगैरह पहुंचा है, सो यह सब पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं कि इन महिलाओं को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रिस्क ज़्यादा रहता है। और है कि जिन महिलाओं को क्रॉनिक कॉफ रहता है, कि जैसे ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम है या तो COPD जो हम कहते हैं कि रिकरेंट उनको खांसी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जिक कंडीशन रहती है, सो ऐसी महिलाओं में भी यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है तो आप उसको डायग्नोस कैसे करते हो?
यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बेसिकली उसका जो डायग्नोसिस होता है कि नॉर्मली हम लोग जैसे उसके जो टाइप्स हैं कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है कि जैसे खांसी किया और पेशाब छूट जाता है। काफ़ी महिलाओं को अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है कि उनको लगता है कि उनको पेशाब जाना है लेकिन जाते जाते ही उनको बीच में यूरिन पास हो जाता है। काफ़ी बार हमने देखा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस रहता है कि जैसे यूरिन पास करके आए हैं वापस उनको फील होता है कि यूरिन कंप्लीटली पास नहीं हुआ है, बार बार यूरिन पास करने जैसा लगता है। और न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस रहता है कि जिसे कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्रॉमा पहुंचा है या उसकी वजह से भी जो वहाँ पे नर्व्स जो है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से भी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। सो जैसे आपने बताया कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो मेन है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स रहते हैं उसके ऊपर से उसका डायग्नोसिस होता है। दूसरा है कि सोनोग्राफी कर सकते हैं हम लोग। सोनोग्राफी की मदद से पोस्ट वॉइडल यूरिन कि एक बार वो यूरिन पास करके आते हैं उसके बाद भी ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन रहता है वह हम चेक कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट जो चेकअप करते हैं कि पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं नीचे से, तो उसमें अगर पेशेंट को फुल ब्लैडर एडवाइस किया जाता है कि फुल ब्लैडर उनका चेकअप करना है और वह चेकअप के टाइम उनको खांसी करने के लिए बोला जाता है। तो अगर स्पर्ट ऑफ यूरिन अगर बाहर आता है सो दैट इज़ अ डेमॉन्स्ट्रेबल SUI हम कहते हैं उसको। उसके साथ साथ पेशेंट को सिस्टोसिल हो सकता है, जो उनका जो यूट्रस वगैरह है अगर प्रोलैप्स वगैरह है तो वह भी साथ में चेकअप हो सकता है, डायग्नोज हो सकता है। रेक्टोसिल है कि टॉयलेट की जो जगह है वह भी अगर नीचे सरक गई है तो उसका सब डायग्नोसिस हम जो गायनेक चेकअप करते हैं, स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हो सकता है। और फर्दर अगर और कंफर्मेशन करना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जैसे मैंने 4 टाइप्स आपको बताया इनकॉन्टिनेंस के, तो उसमें से मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। सो प्योरली स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या तो फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। सो वह टाइप्स हम डायग्नोज करते हैं। अगर मिक्स कंपोनेंट है तो बेस्ट जो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज़ अ यूरोडायनामिक स्टडी, और यूरोडायनामिक स्टडी से उनका डायग्नोसिस और अच्छी तरह से हो सकता है। इवन जो पेशेंट को सर्जरी हम लोग प्लान करते हैं तो उसके पहले भी अगर यूरोडायनामिक स्टडी हो जाता है तो हम पेशेंट को और अच्छे से रिज़ल्ट दे सकते हैं। और इन केस कि पेशेंट को जो काउंसलिंग रहता है बिफोर सर्जरी कि अगर प्योरली स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहता है तो उनको जो सर्जरी होता है TOT करके सर्जरी, उसके रिज़ल्ट एकदम अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन अगर मिक्स कंपोनेंट है तो पेशेंट को हम काउंसिल कर देते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि आपको 70-80% रिज़ल्ट मिल जाए, 20% जो मिक्स कंपोनेंट है उसके लिए आपको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ओके, आपने अभी बोला स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, तो क्या सिर्फ ऑपरेशन ही कर सकते हैं या मेडिसिन से भी उसको ठीक कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर भूमि कि हर पेशेंट को ऑपरेशन का ही विकल्प नहीं होता है। जैसे उसके जो टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहते हैं, तो 1 और 2 में जनरली ज़्यादा उनको सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाए जाते हैं। दूसरा है कि उनको फिजियोथेरेपी जिसे हम पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज वगैरह कहते हैं, कीगल्स एक्सरसाइज वगैरह एडवाइस करते हैं। और जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि यूरोडायनामिक स्टडी करते हैं। अगर पेशेंट को मिक्स कंपोनेंट है तो पहले उनको मेडिकेशन दिया जाता है कि जो दूसरे 2 कंपोनेंट है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस है या तो उनको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है तो वो मेडिसिन से उनका कवर अप हो जाता है और उसके बाद हम उनको इफ़ रिक्वायर्ड तो सर्जरी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर करते हैं, वेट लॉस करते हैं, उनका जो हैबिट्स वगैरह है वो थोड़े चेंज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि उनको अगर माइल्ड स्टेज में है 1 और 2 में तो वैसे ही हम उनको रिज़ल्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर उसका सीवियरिटी बढ़ता है तो पेशेंट को सर्जरी प्लान करनी चाहिए। ओके, आपने जो एक्सरसाइज अभी बताई तो क्या हॉस्पिटल जाके ही करनी पड़ती है या कि पेशेंट अपने आप घर पे भी कर सकते हैं?
कीगल्स एक्सरसाइज जो है वो हम पेशेंट को यहाँ पे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट भी पेशेंट को कीगल्स एक्सरसाइज समझा देते हैं। और जनरली क्या होता है कि कीगल्स एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको हॉस्पिटल आने की ही ज़रूरत है। सो नॉर्मली जो पेशेंट को हम समझाते हैं कि सुबह दोपहर शाम आप एटलीस्ट एट अ टाइम 10 टाइम्स भी अगर कीगल एक्सरसाइज करते हो तो पूरे दिन का टोटल 30 हो जाता है। और उसके लिए आपको एज सच कोई टाइम नहीं निकालना है कि स्पेसिफिक कि सुबह में उठ के आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप हाउसवाइफ है, हाउस मेकर है, आप कुकिंग वगैरह अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी खड़े खड़े जैसे नॉर्मली उनको जो यूरिन की जो जगह है, फॉर एग्जांपल आप जब भी पेशाब रोकते हो तभी जो नीचे की जगह अंदर खींचते हो वही टाइप का कंट्रोल करना है, 1 2 3 4 5 करके, एंड फिर अगेन रिलैक्स होना है। सो यह जो एक्सरसाइज है वो आप रूटीन अपना काम करते करते या तो ऑफिस में बैठे हो वह समय पे भी आप यह एक्सरसाइज कर सकते हो। और जितना आप यह एक्सरसाइज करेंगे उतने ही आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वह टाइट होंगे और आपको अगर माइल्ड वैरायटी है तो सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिल जाएगा। ओके किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम ना है, उसके प्रिवेंशन के लिए उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको मैं समझाती हूँ कि आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है, उसके बाद फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जनरली लोगों के माइंड में होता है कि डिलीवरी के बाद तो उनको रेस्ट करवाना है, फिर खाने पीने में जैसे घी वगैरह है, ऐसे सब उनका जो फूड हैबिट्स रहता है उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। सो दो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी पेशेंट जिनका अभी रिसेंटली डिलीवरी हुआ है या तो होने वाला है, उनको अगर यह यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रिवेंट करना है कि उनको यह तकलीफ़ नहीं आए, उसके लिए क्या ध्यान रखना है, तो यही दो चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है या तो आपका सिजेरियन डिलीवरी होता है तो उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी मस्ट है। मे बी आपको थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज सिखाया जाएगा अप टू 6 वीक्स, और 6 हफ्ते के बाद आप थोड़ा एडवांस लेवल पे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो ताकि आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वह अच्छे से टाइट हो जाएंगे और आपको भविष्य में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा है कि आपका वेट गेन जो हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको आपको जितना हो सके उतना जल्दी फिर उसको स्टेबलाइज करना है बैक टू, नॉट पॉसिबल कि बैक टू नॉर्मल ये आ जाए, बट एटलीस्ट आपका जो BMI है वो आपको समझो कि लेस देन 25 रखना है। सो यह अगर दो चीज़ आप ध्यान में रखते हो तो शायद आपको भविष्य में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके तो अभी आपने ऑपरेशन के बारे में बोला, तो ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है या कितने दिन हॉस्पिटल में स्टे करना रहता है या कौन सी सर्जरी होती है, उसमें लेप्रोस्कोपी होती है या ओपन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके लिए जो सर्जरी होती है उसे TOT कहा जाता है, ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप रहता है, यानी कि जैसे शायद आप लोगों को पता होगा कि हर्निया जो रहता है उसमें हम लोग मैश यानी कि जाली बिठाते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसे एक जाली टाइप का टेप रहता है और उसको नॉर्मल आपका जो डिलीवरी का जो रास्ता है उसके नीचे के साइड से ही करना होता है, लेप्रोस्कोपिकली नहीं करते हैं उसको। सो कोई कट वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, साइड में थोड़ा सा हम लोग 1 to 1.5 सेंटीमीटर का कट होता है और थ्रू वजाइनल रूट ही यह सर्जरी हो जाता है। सो वहाँ पे कोई स्टिचेस वगैरह या तो कोई ऐसा मेजर ड्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ मोर ऑफ अ डे केयर टू 24 आवर्स, 24 घंटे का ये रहता है हॉस्पिटल स्टे पेशेंट का, एंड आफ्टर 24 आवर्स पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है। सो पर से यह कोई और वहाँ पे एज सच कोई ज़्यादा पेन वगैरह भी नहीं होता है। सो विद इन 24 आवर्स पेशेंट जैसे पेशेंट का सुबह में सर्जरी हुआ है, सो आफ्टर 3-4 आवर्स पेशेंट मोबिलाइज हो जाता है। सो नथिंग मेजर, लाइक काफ़ी पेशेंट हमारे रहते हैं उनको डर रहता है कि मैडम बहुत ही मेजर सर्जरी हो जाती है, डर रहता है उनको हॉस्पिटल में स्टे कितना रहता है। सो जिनको भी यह प्रॉब्लम है आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको पहले उनके पास चेकअप के लिए जा सकते हो ताकि आपका प्रॉपर पहले तो डायग्नोसिस हो जाए, फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है या फिर आपको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत है या तो एक्सरसाइज वगैरह, वो आपके जो डॉक्टर है ट्रीटिंग डॉक्टर वो आपको समझाएंगे। और उसके बाद जो पेशेंट है जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो उनको
सर्जरी के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, अभी एक मेरा सवाल है कि अभी हमारे समाज में कई सारी गैर मान्यता है। अगर किसी महिला को खांसी करते और पेशाब छूट जाता है या छींक खाते और पेशाब छूट जाता है तो वो लोग इसको नॉर्मल समझते हैं, तो उनको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप उसके बारे में थोड़ा समझाइए। यस, जैसे अभी रिसेंटली ही एक पेशेंट का जो सर्जरी किया कि वह पेशेंट का यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी शायद 10 या 12 साल पहले ऑलरेडी हो चुकी थी, और लास्ट 8 या 9 साल से पेशेंट को जब भी खांसी करते हैं तो पेशाब छूट रहा था। पेशेंट ने उसको सब इग्नोर किया, उनको लगा कि यह सब नॉर्मल होता ही होगा और सबको होता होगा और मुझे भी हो रहा है। लेकिन लास्ट 6 मंथ्स यानी 6 महीने से पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, बार बार पेशाब जाने को हो रहा था। पेशेंट कोई भी सोशल फंक्शन, गैदरिंग वगैरह अटेंड नहीं कर रहा था, किसी के घर जाना, कुछ भी ऐसा रहता है तो वो अवॉइड करता था कि मैं किसी के घर गई और जैसे उसका पेशाब रोकने के लिए कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब पेशेंट पेशाब रोक नहीं पा रहा था। सो एक सोशल स्टिग्मा हो गया था उसके लिए कि मैं किसी के घर भी नहीं जा पाती हूँ, पेशेंट घर में ही रहता था। अगर उसको जाना भी पड़ता है इमरजेंसी की हाँ कोई जगह पे, तो पेशेंट डाइपर पहन लेता था ताकि वहाँ पे सब पेशेंट को शर्माना नहीं पड़े। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आपको एक चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि यह जो प्रॉब्लम है वो बढ़ नहीं जाए, उसके लिए एटलीस्ट एक गायनेक चेकअप करवा लें। और मेरे जितने भी नियर डियर हैं उनको तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट साल में एक बार, जनरली मैं सजेस्ट करती हूँ कि मार्च मंथ जो है वो वुमेंस डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप एक एक शपथ ले सकते हो कि एवरी मार्च महीने में मुझे अपना एक गायनेक चेकअप कंपलसरी करवाना है, चाहे तकलीफ हो या नहीं हो। इनकेस आपको तकलीफ है तो आप पहले भी अपना चेकअप करवा सकते हैं। मैं जो पेशेंट की बात बता रही थी कि वह पेशेंट का सर्जरी हो चुका था यूट्रस रिमूवल का। लास्ट 6 महीने से पेशेंट को बहुत ही तकलीफ थी, फिर भी उसको लगा कि यह सब नॉर्मल है। लेकिन उसके ही एक जो रिलेटिव है वह उनके घर गए और उनसे बात हुई, तभी उन्होंने बोला ये नॉर्मल नहीं है। तभी वो पेशेंट की आंख खुली कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है या तो होगी। तो बाद में पेशेंट मेरे पास आया, चेकअप किया पेशेंट का, और ग्रेड 4 यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस था, सिस्टोसिल भी था पेशेंट को, और उसके बाद उसका सर्जरी प्लान किया एंड सक्सेसफुली पेशेंट रिकवर हो गया। पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी, जो उसको सिम्टम्स थी, बार बार यूरिन जाने वाली और खांसी करने पे पेशाब छूटने वाला, यह सॉल्व हो गया। और यह पेशेंट को भी मिक्स कंपोनेंट था कि उसको भी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस भी था, माइल्ड कंपोनेंट ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी था और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी था। तो इनिशियली पेशेंट को फर्स्ट 2 मंथ्स मेडिसिन दिए गए, वह कंट्रोल हो गए जो दूसरे मिक्स कंपोनेंट जो था उसमें से, एंड फिर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए सर्जरी प्लान हुआ एंड सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड सर्जरी एट ऑर्किड हॉस्पिटल। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मुझे वही बताना है और यह मैसेज कन्वे करना है कि यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि खांसी करने में, छींक खाने में या तो भारी सामान उठाने पे अगर पेशाब छूट जाता है तो यह नॉर्मल बात नहीं है। आपके जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स है, वो वीक हो गए होंगे, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप घर पे बैठे रहेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इन केस आपके नियर डियर है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उनको भी अवेयर कर सकते हो और एटलीस्ट आपके नज़दीक में जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे उनके पास जाके अवश्य अपना एक चेकअप करवा लें। तो फ्रेंड्स, अभी मैडम ने जैसे बताया कि मार्च महीने को वुमेंस डे के वुमेंस मंथ तरीके सेलिब्रेट होता है, तो अभी मुझे एक ख्याल आ रहा है कि अगर हम किसी का बर्थडे आ रहा है हमारे फ्रेंड्स का, तो उसको हम तब सोचते हैं कि हम उसको क्या गिफ्ट दें। तो उसी समय पे हम उसको पूरा हेल्थ चेकअप या गिफ्ट कर सकते हैं, उसका गायनेक चेकअप एक बार करवा सकते हैं। तो उससे अच्छा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। तो आप एक बार उसके बारे में सोचना, और अगर आपको इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आंसर देंगे। और उसके साथ आप पूरा कंप्लीट रिपोर्ट, एज जो आगे मैडम ने बोला है, तो सब आप एकदम कंप्लीट करके भेजना। थैंक यू।